हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड 2000 बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक के लिए सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो हम आपको बता दिए थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान का है वो कौन कौन से एग्जाम में रहेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या एग्जाम में रहेगा, यही चीज़ बहुत सारा लड़कन लोग को डाउट रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में पूरे तरीका सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 टाइप का बनाए, यानी कि इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, बोरिंग नहीं लगे, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए। पार्ट 1 का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 में देखिए मेन क्वेश्चन है। पार्ट 2 अगर आप नहीं क्लियर किए तो आपको एग्जाम में बहुत पछतावा होगा। ठीक है, और ये सब जितना भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं सबको क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है और तभी एग्जाम सेंटर में आपको जाना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्या करें, अपने एग्जाम में तैयारी करके यानी इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके और याद करें बहुत अच्छे तरीके से और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते ही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मेटरनिक कौन था, यूरोप इतिहास में वह क्यों विख्यात है। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मेटरनिक कौन था या यूरोपीय इतिहास में ये वह क्यों विख्यात है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है हम आपको लिख करके दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सबसे फर्स्ट बात यही चीज़ आपको लिखना है कि मेटरनिक जो है कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी एवं क्या करते थे कि ये संदेशों के कट्टर विरोधी था। ठीक है, ये किसका विरोधी था, संदेशों के कट्टर विरोधी था। एवं ये पुरांत व्यवस्था के लिए अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपीय स्थापित मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। यानी जिस प्रकार की व्यवस्था बनाया हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में क्या था, विख्यात था। यह आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग दूसरा में देखते हैं कि मेटरनिक युग क्या है। अगर यही क्वेश्चन रहेगा यानी इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर एकदम सेम इसी टाइप से देना आपको। यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये वियना कांग्रेस सम्मेलन के दौरान यूरोप में कहते हैं नेपोलियन युग का अंत हुआ। किसका युद्ध अंत हुआ, तो नेपोलियन युग का अंत हुआ और फिर उसके बाद और मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हुई, तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। और मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र के विरोधी था। 1848 की क्रांति के दौरान यानी कि द्वारा मेटरनिक युग की क्या हो गई, फिर समाप्ति हो गई। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को तैयारी कर लेना है। देखिए एक और क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी। जर्मन राइन जो है महासंघ की स्थापना किसने की थी, तो जर्मन राइन जो है महासंघ की स्थापना जो है किसने की थी, तो नेपोलियन ने की थी। कौन किया था, नेपोलियन साहब ने किए थे जर्मन राइन संघ की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आता है। राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। राष्ट्रवाद आपको क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आपको रख लेना है। चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। कहता है सामान्य अर्थों में कहता है राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना और विकास करना, यही होता है राष्ट्रवाद का अर्थ। दूसरे अर्थों में अगर हम लोग कहें कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के एकता को वाहक बनती है। यानी कि लोगों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकता के वाहक बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। किसको कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, इसकी बाधाएं लिखना हम लोग को। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं जो है निम्नलिखित है, यानी इस टाइप से आपको आंसर दे रहा है तभी जाकर के नंबर मिलेगा। चलिए पहला बाधाएं जो है आपका कहता है ये लगभग 300 छोटे बड़े राज्य हैं। इसके अंतर्गत कितने हैं, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य हैं। इन राज्यों में, दूसरा में देखिए, इन राज्यों में क्या होते हैं, व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा विशेषता आपका ये है। ठीक है, एकीकरण की बाधाएं लिखना है। तीसरा आपका है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव है इसमें। चौथा है आपका राष्ट्रीय का हस्तक्षेप तथा पांचवा जो है आपका है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यही आपका कहा है बाधाएं थी। कितना, तो 1 2 3 4 5। आप और भी लिख सकते हैं बुक से देख करके, तो इतना ही 5 ठो आपको लिखना है जो 2 नंबर का रहेगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि अक्टूबर क्रांति क्या था, इससे आप क्या समझते हैं। अक्टूबर क्रांति के बारे में हम लोग क्या करना है कि बताना है। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी 3 नंबर का रहेगा और 6 नंबर आपको मिलेगा। 2 ठो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से। पहला क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है कि 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए क्रांति के नाम से ये जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति के नाम से। इस दिन अक्टूबर का महीना था जो 1917 में हुआ था। कहता है यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, नई ग्रेगोनियन के अनुसार यानी कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर में डाल दिया गया और ये 25 अक्टूबर 1917 था, इसलिए ऐसा माना गया। इसलिए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, यानी कि ये आपका आंसर होगी। यहाँ तक बोल्शेविक क्रांति को काजी कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति जो है अगर रहेगा बोल्शेविक क्रांति तो इसका आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति का ही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखिए। हम लोग को क्या करना है कि भूकंप के अगर प्रभाव को कम करना है तो कई 4 उपाय को लिखना है। तो सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है कि भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले उपाय जो है यानी 4 उपाय जो है निम्न है। कैसे लिखना आपको, निम्न लिखना है। ठीक है, निम्न है यानी नीचे लिखा हुआ है। पहला में लिखना है कि भवनों को आयताकार होने के लिए होना चाहिए और ये कहते हैं नक्शा साधारण होना चाहिए। कहने का मतलब यानी कि भवनों को जो है भूकंप आने से पहले आयताकार होना चाहिए। आयताकार का मतलब कि चरखुटा रहेगा तो वो जल्दी गिरेगा नहीं, इस टाइप से होगा, तो इस टाइप से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थरों या कहते हैं कंकड़ी का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम होना चाहिए, यानी कि जो लंबा दीवार रहेगा उसमें कहते हैं ईंट कंकड़ी का ये रहना चाहिए, तब जाके वो नहीं गिर सकता है। इसमें फिर कहता है कि तीसरा में नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी होना चाहिए जो रोक सके। चौथा में कहता है कि दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंपरोधी होनी चाहिए, यानी कि भूकंपरोधी होना चाहिए। जैसे में शीशा वगैरह का रहेगा तो ये तो टूट जाएगा, इन्हें इस टाइप से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे कहता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला कहता है कि आग लगने की स्थिति से सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में बताना है कि कैसे उपाय क्या कीजिएगा आप। तो इसमें आंसर जो होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। कहता आग लगने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए एवं घायल को क्या करना चाहिए, तत्काल प्राथमिक उपचार दे करके अस्पतालों में पहुँचा देना चाहिए। फिर उसके बाद प्राथमिक उपचार के ठंडा पानी डालना चाहिए और बर्फ से क्या होना चाहिए, सहलाना चाहिए और बरनोल को क्या होना चाहिए, इत्यादि उपयोग करना चाहिए। इसमें आग के फैलाव को रोकने के लिए बालू मिट्टी एवं तालाब के जल के उपयोग हम लोग को करना चाहिए ताकि ये आग का हो जाए, बिज जाए और सब बुझ जाए। ठीक है, पहले क्या होता है, बिजली के तार को काट देना चाहिए, यानी इस टाइप से करना चाहिए, तब जाकर के ये आग को हम लोग उपाय पा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से जो टिक लगा वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखें। सुनामी पर लेख लिखने के लिए रहता है या सुनामी से बचने के लिए उपाय भी रहता है। ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा था PSCB सी का मतलब होता है कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ था। ठीक है, सी का मतलब देखिए कहता है महासागरीय तलों में आने वाली शक्तिशाली भूकंप को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। महासागरीय तलीय में जो आता है काची होता है, भूकंप जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। महासागरीय तलियों में आने वाली शक्तिशाली भूकंप को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना मिलने पर क्या होना चाहिए, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, हम लोग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। देखिए सुनामी के पश्चात क्षतिग्रस्त सड़क, पुल एवं मकान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि आपको दिक्कत हो जाए, यानी कि गिर जाएगा तो आपको नहीं होगा, इसलिए उपयोग नहीं करना चाहिए। कहता है सुनामी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समुद्र के किनारे तटबंध बना देना चाहिए एवं ये कहते हैं मैंग्रोव एवं वनस्पति लगाना चाहिए ताकि इससे कहो कि इसका जड़ का फैलाव ज़्यादा हो तो सुनामी से वो बच सकते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको एग्जाम में तैयारी पूरा फुल करा देंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या करना है कि जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखना। देखिए बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में कहते हैं जूट उद्योग का विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं। पहला है कि इस क्षेत्र में अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता होना चाहिए, फिर अधिक तापमान और जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ग्रस्त का होना चाहिए। खादर एवं दौरान जूट की खेती के लिए कहते हैं आदर्श भौगोलिक का संपन्न किया गया है। ये कहते हैं अतः पूर्णिया होना चाहिए और कटिहार एवं इस टाइप से इस सब में ये होता है। क्या होता है? तो बिहार में जूट होता है। कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए किशनगंज में होता है, अररिया में होता है, फिर कटिहार में होता है, पूर्णिया में होता है। ये सब में आपको कहता है जूट होता है। ठीक है, जूट सबसे अधिक होता है। जूट मिल्स पे लगाया भी गया है और ये कहते हैं अधिकतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कहता है पिन कोड से आप क्या समझते हैं? पिन कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिन कोड क्या है? जो 6 अंक का होता है। कहता है डाक विभाग ने अपने पत्र कहते हैं वितरण के कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए कहते हैं देशों को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया इसको, और एक पिन कोड का इस्तेमाल किया गया ताकि पिन कोड से ऐसा पता चले कि जो आपका किस ज़िले का है। ठीक है, किस ज़िले का है, किस शहर का है, इस टाइप का है, यानी पिन कोड से पता चल जाता है कि कहाँ का है। तो देखिए हम लोग का जो पिन कोड है 82 42 11 इस टाइप से है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इसके लिए बाद के 2 अंक होते हैं उप जोन के लिए कहते हैं, और अंतिम 3 अंक जो होते हैं गंतव्य डाकघर के लिए होते हैं जो निर्धारित किए गए हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पिन कोड कहते हैं। चलिए पिन कोड समझ में आया किस टाइप से? तो पिन कोड का आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आयात तथा निर्यात में अंतर लिखिए। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना। ठीक है, इस टाइप से होता है। जब कोई सामान कहते हैं दूसरे या बाहरी देशों से कहते हैं अपने देश में मंगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। यानी किसी चीज़ को लाया जाता है दूसरे देश से अपने देश में लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। और जब कोई वस्तु जो है या जब कोई सामान जो है अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है यानी बाहरी देशों में भेजा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्यात। ये आपका अंतर हो गया। तो इसी टाइप से उत्तर देना आपको जिस टाइप से लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो नहीं है, यहीं तक था, बाकी के अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए हमको तैयारी करना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से क्या करना है ये सबको स्क्रीनशॉट लेकर के और तैयारी कर लेना है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसा वीडियो मिलते रहे। चलिए थैंक यू सो मच।